सिटी हलचल में नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। 4 विकास खंडों में हुए उपचुनाव की हुई मतगणना। मूड़ा पांडे के वार्ड 87 से पीडीसी चुनाव हारा कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का भतीजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 181 महिला हेल्पलाइन शुरू की। 64 जिलों में रेस्क्यू वैन का हुआ शुभारंभ। एसएसपी मनोज तिवारी ने किए पुलिस अधिकारियों के तबादले। 10 थाना प्रभारी और 2 क्षेत्राधिकारी हुए इधर से उधर। तहसील सदर में मतदाता सूची के आंकलन को बैठक आयोजित। तहसीलदार सुनीता सिंह ने की अध्यक्षता। जीएसटी विभाग में जीएसटी अधिकारियों की बैठक आयोजित। व्यापारियों और टैक्स अधिकारियों से हुई वार्ता। सोमवार को 4 विकास खंडों में जिला पंचायत, बीडीसी और प्रधान पद के लिए मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसकी विस्तृत जानकारी सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। आज पंचायत निर्वाचन जो हुआ था उसकी मतगणना थी, तो उसमें मूड़ा पांडे में, मुरादाबाद में, कुंदरकी में और ठाकुरद्वारा, यहाँ पे चारों जगह मतगणना की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और मतगणना की कार्रवाई बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से, चूँकि मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन का बिल्कुल सहयोग रहा, जिसकी वजह से मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण हुई। और चारों जगह के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन उसकी अभी प्रशासनिक सूचना अभी नहीं मिली है। तो मूड़ा पांडे की जो सूचना, चूँकि मैं वहाँ पे मौजूद था, तो वहाँ की जो सूचना मिली है उसके मुताबिक बीडीसी में श्री रिजवान हुसैन विजयी घोषित किए गए हैं। और लालपुर तीतरी में जो प्रधान का चुनाव था, वहाँ पे श्रीमती वीरेश देवी को विजयी घोषित किया गया है। इसके अलावा सूचनाएं अभी एकत्रित की जा रही हैं, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है आप लोगों को अवगत करा देंगे। मूड़ा पांडे ब्लॉक में हुए उपचुनाव में लालपुर तिकरी से विलेश देवी प्रधान पद पर विजय घोषित की गई। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड 87 से उपचुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के भतीजे को हार का सामना करना पड़ा। मूड़ा पांडे ब्लॉक में वार्ड 87 के क्षेत्र पंचायत सदस्य के उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के भतीजे अनुज चौहान मैदान में थे। अनुज चौहान को मोहम्मद रिजवान ने 75 मतों से हराया। अच्छा, कितने वोट आपने पाए? 500। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले? 425। अच्छा, अपने बरवारा खास की आवाम तो कोई अपील करना चाहेंगे? आवाम के लिए हम विकास का कार्य करेंगे और उनके सुख दुख में काम आएंगे। वहीं सोमवार को ही मूड़ा पांडे ब्लॉक के लालपुर तीकरी ग्राम के ग्राम प्रधान पद की भी मतगणना संपन्न हुई। इस उपचुनाव में विलेश देवी विजयी रही। कौन चुनाव करने वाले हो? ग्रामपुरा। 400 किस चीज का इलेक्शन हुआ यहाँ पर? यहाँ पे ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुआ है सर। कितने प्रत्याशी खड़े हुए? 5। आप पे कितने मत आए? कितने जीते आप? जी 12 जीते। बीडीसी के पद के लिए मतगणना की गई और एक प्रधान पद के लिए की गई। दोनों ही मतगणना जो है शांतिपूर्ण ढंग से कराई गई और बिल्कुल ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई गई। आप लोग भी मौजूद थे। बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये मतगणना कराई गई है, जिसका रिजल्ट आ गया है। आरओ ने रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया है और दोनों को सर्टिफिकेट बांट दिए हैं। और अब ये लोगों को बता दिया, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको बता दिया गया है कि शांतिपूर्वक यहाँ से जाके, और चूँकि जुलूस निकालने का कोई भी प्राविधान नहीं है इसमें, तो जुलूस ना निकालें, अपने शांतिपूर्वक जाएँ और अपने अच्छा, कौन कौन विजयी घोषित किए गए? आरओ ने बताया है, एक तो बीडीसी में रिजवान है, उनको विजय किया गया है। और जो लालपुर टीकरी है उसमें वीरेश देवी या मुझे। ब्लॉक प्रमुखी के लिए एक बार फिर से शह और मात का खेल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने राजनीति के इस मैदान में अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। ब्लॉक प्रमुखी के लिए एक बार फिर से शह और मात का खेल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने राजनीति की इस बिसात पर अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद और मूड़ा पांडे ब्लॉक प्रमुख पद के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक बार फिर से जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है।
मुरादाबाद ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत संख्या 22 महलकपुर निजामपुर में हुई वोटिंग की गणना सोमवार को ब्लॉक कार्यालय पर संपन्न कराई गई, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही रूपा देवी पत्नी राजपाल सिंह ने बीजेपी नेता उत्तम पाल को 170 मतों से पराजित कर ब्लॉक प्रमुखी के लिए ताल ठोक दी है। 174 वोटों जीते हैं। अब अगली क्या रणनीति रहेगी आपकी विकास को लेकर? अगली रणनीति तो चुनाव ही है, रणनीति का चुनाव ही है। अब वही प्रमुखी का है, आगे जो भी है। जैसे आज जीतने के बाद गांव पहुंचे तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस किया, हम तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पूरी पब्लिक, पूरी जनता साथ है, पूरे सब लोग जिस तरीके से वोट दिया उस तरीके आज बहुत उत्साह है लोगों में। बहुत क्या कहना चाहते हैं अपनी क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता के मैं विकास के मामले में पहले भी सब लोगों को पता है, हम 2000 से 2005 तक रहे हैं तो हमने खूब विकास कराया। अब आगे जो भी होगा विकास, ज्यादा से ज्यादा विकास की कोशिश करेंगे कि गांव में हम हैं तो बीटी है भी ज्यादा हो और पूरे क्षेत्र पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जैसे आप यहाँ से गांव से चुने गए हैं, जनता ने वोट दिया, तो जनता को क्या कहना चाहते हो? नहीं, यही है जनता के लिए, मतलब पूरे काम करेंगे। कोई आधी रात जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आधी रात हम जनता के लिए तैयार रहेंगे। जिस तरीके से, जिस उत्साह से इन्होंने हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमें जिताया है, हम इनके लिए आधी रात तैयार रहेंगे। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुविधा एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन के रूप में एक टोल फ्री नंबर 181 की शुरुआत की गई है। साथ ही 64 जिलों में रेस्क्यू वैन का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन काट विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह हेल्पलाइन नंबर एक सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य करेगी। महिला हेल्पलाइन पर कोई भी महिला अथवा बालिका विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकती है। इस हेल्पलाइन का केंद्रीय कॉल सेंटर लखनऊ में संचालित है। विषम परिस्थितियों में ग्रस्त महिला यदि कॉल करती है तो यह रेस्क्यू वैन में एक प्रशिक्षित महिला परामर्शदाता के साथ महिला पुलिस आरक्षी तैनात रहती है, जिसके द्वारा महिलाओं को विषम परिस्थितियों से बचाने एवं परामर्श देने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के 11 जनपदों में रेस्क्यू वैन पूर्व से संचालित है। 64 जिलों में रेस्क्यू वैन का शुभारंभ अभी किया गया है। रेस्क्यू वैन के सफल संचालन हेतु जनपद में एक ही आशा ज्योति केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर के ऊपर आशा ज्योति के निर्माण का कार्य प्रस्ताव शासन में प्रेषित किया जा चुका है। सभी महिलाओं से अपील है कि वह अपने साथ हो रहे अपराध के बारे में 181 पर कॉल कर शिकायत करा सकती हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु आशा ज्योति केंद्र की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों पर एक ही छत के नीचे पीड़ित की FIR लिखने के अतिरिक्त मेडिकल चेकअप एवं परामर्श तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने जैसी व्यवस्था होगी। महिलाओं को इससे पूरी सुरक्षा मिलेगी और जो इधर उधर घटनाएं हो रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हो रही हैं, वहाँ जहाँ मदद पहुँचने में सुरक्षा के लिए बहुत देर लगती है, वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा इसके माध्यम से। 181 जिस प्रकार से 100 नंबर की इमरजेंसी सर्विसेज प्रदेश सरकार की पहले चल रही हैं, इसी प्रकार से केवल और केवल महिलाओं के लिए 181 आज हर जिले में 64 एक जिले में एक भेजी गई हैं। इससे जो भी आपदा में महिला होंगी और जिन्हें अत्यंत किसी दुर्घटना को झेलने की स्थिति हो और कि घर वाले ना हों और बाहर की महिला हों, तो उन्हें तुरंत से तुरंत हमारी सरकारी मदद पहुंचेगी। इससे पहली हर महिला को सशक्ति मिलेगी, अपने आप पे हमारी सरकार पे भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा और जो भी कठिनाई होंगी उसमें सरकार अपनी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। ये महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक रेस्क्यू वैन महिलाओं की सुरक्षा के लिए भेजी गई है। इस वैन में 24 घंटे एक काउंसलर, महिला सिपाही, होमगार्ड व ड्राइवर 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। किसी भी विषम परिस्थिति में कोई महिला यदि कहीं फंसती है तो वो 181 टोल फ्री नंबर है पर कॉल कर सकती है और उसको तुरंत ही उसकी मदद के लिए तत्काल वहां पहुंचेंगे। इस मौके पर जिला सूचना अधिकारी RK सक्सेना, जिला पंचायत राज अधिकारी AK सिंह, CWUC के अध्यक्ष गुलजार अहमद, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी AP सिंह आदि तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सोमवार को SSP मनोज तिवारी द्वारा 10 थाना प्रभारी और 2 क्षेत्र अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। इसी के मद्देनजर आज SSP मनोज तिवारी ने 10 थाना प्रभारी और 2 क्षेत्राधिकारी के स्थानांतरण किए हैं।
जिसमें सीओ बिलारी की जिम्मेदारी राधा रमन सिंह जबकि काट की जिम्मेदारी सीओ पूनम सिरोही को दी गई है, जबकि सुधीर पाल धामा कटघर, विनय कुमार मैनाठेर, धीरज सोलंकी कुंदरकी, राजेश कुमार चौहान प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, अजय श्रोत्रिया मुगलपुरा, कौशल किशोर दीक्षित डिलारी, के तिवारी भोजपुर, संजय तोमर भगतपुर, दिनेश कौड़ नागफनी और लोकेंद्र पाल सिंह को ठाकुर द्वारा की जिम्मेदारी दी गई है। तहसील सदर के सभागार में मतदाता सूची के आंकलन के लिए सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार सदर सुनीता सिंह ने की। ये 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मतदाता सूची जो है उसका पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसमें जो 18 से 21 वर्ष के हमारे नागरिक हैं उनका नाम जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो मैम किन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है? ये बीएलओ की ट्रेनिंग दी जा रही है जो इस कार्य में लगाया गया है, उनकी ट्रेनिंग। जो अभी तक अपना नाम नहीं जुड़ा पाए तो उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील करेंगे कि जिनकी आयु 1/1/17 को 18 वर्ष अपनी आयु पूरी कर चुके हैं वो फॉर्म 6 भर के अपना बीएलओ के माध्यम से जमा करा दें और उनका नाम सम्मिलित कर दिया जाएगा वोटर लिस्ट में। अगर नई जानकारी हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ। वैसे आपके पास जो भी लेटर गया आप लोगों को इस काम के लिए बुलाया गया है। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को सही रूप में अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्कूली बच्चों को ड्रेस के साथ किताबें भी निःशुल्क दी जा रही हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। शासन के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से सभी राजकीय विद्यालय खुल चुके हैं और उनमें अभी ड्रेस वितरण की कार्रवाई और पाठ्य पुस्तक वितरण की कार्रवाई की जा रही है। शासन से जैसे ही निर्देश प्राप्त हुए थे उसी के तर्ज पे हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी और 1 जुलाई को माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारियों के सहयोग से वितरण की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा हम लोग बीच बीच में ऐसे ही आयोजन करके जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सहयोग से हम लोग ये बांटते रहेंगे और ये कार्रवाई विद इन ए वीक ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हम लोग ये पूरी कर लेंगे। पाठ्य पुस्तक जैसे ही हमें प्राप्त होता है शासन से उसमें हम लोग उनको वितरित कराने की तुरंत जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। 2 जुलाई से पूरे जनपद के साथ ही प्रदेश भर में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें शासन की ओर से जिले में महावृक्षारोपण अभियान शुरू हो गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। वृक्षारोपण के लिए शासन के निर्देश आए हैं कि जुलाई से वृक्षारोपण कराया जाना है, जिसमें सभी विभागों का टारगेट जो पहले आया था उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अब जो है टारगेट लगभग 2 गुना हो गया है। तो उसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी सैटरडे को, शुक्रवार को की गई थी। एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें डीएफओ महोदय मौजूद थे और उसमें सभी विभाग के लोग को सूचित कर दिया गया कि आपका जो टारगेट था उसको बढ़ा दिया गया है। उनकी समस्याएं जो थी वो सुन ली गई है। उनको बता दिया गया है कि जो भी टाइमलाइन है उसके अंदर जो एक मानक होता है उसके तहत आप लोग वृक्षारोपण कराएं। जैसे मनरेगा के अंतर्गत भी जो वृक्षारोपण का टारगेट है वो सभी बीडीओज को सूचित कर दिया गया है, चूँकि प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं
तो ये लोग अपने अपने जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे नियमानुसार वृक्षारोपण की कार्रवाई कराएंगे। सोमवार को एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद राजेश कुमार श्रीवास्तव ने एसएस न्यूज से खास बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। प्राथमिकता यही रहेगी कि जो जन सामान्य जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ कार्यालय में आए हो उससे सुगम और सरलतापूर्वक उनका कार्य हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई असुविधा उन्हें उत्पन्न न हो, और जो कमियाँ छोटी मोटी रही होंगी जो तो मेरे सामने आएंगी देखने में, जैसे अभी हमारा नया सारथी सॉफ्टवेयर बना हुआ है का जो बिल्डिंग बनी हुई इसमें शिफ्ट हुआ है, तो अभी मैं कल परसों में इसको देखूंगा कि अगर पब्लिक को अगर कोई असुविधा हो रही हो कहीं बैठने की या उसमें लाइन में भी कहीं ज़्यादा भीड़ वगैरह हो रही तो उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर वे में उसे भी दिया जाए, आर्गूमेंट किया जाए। अभी एक राउंड में लगाया था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक जो है कि एक जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पब्लिक की ज़रूरत है वहाँ से हट करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो लोगों को असुविधा नहीं रहेंगी। तो मेरी प्राथमिकता बस यही है कि सबसे ज़्यादा कि पब्लिक जितनी भी जो भी आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान की जाए। सर आप यहाँ रह चुके हैं और आपको पब्लिक अच्छी तरह से जानती है कि आप किस तरह से काम करते हैं, और अब क्या रहेगा को अच्छा और करने के लिए अभी और अच्छा ये करने के लिए रहेगा कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि अभी नई नई कई प्राथमिकता आई हैं, ठीक है, उन प्राथमिकताओं में है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो चीज़ चाहेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लोग ज़्यादा करें। जो हम अभी हमारे लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता है, तो कल परसों में मैं इसको एनालिसिस करूँगा 2-3 दिन में कि क्या यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए कि लोग भीड़ में ना रहेंगे। उसमें क्या हो जाएगा कि लोग अपने घर से ही पेपर सबमिट करके उसका डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, तो हमारे यहाँ जो उनको भीड़ में वेटिंग नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो नई नई पॉलिसी आ रही हैं उनको ज़रा सा प्राथमिकता और दी जाएगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्राथमिकताएँ हैं, उस प्राथमिकताओं के अनुसार जो है उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि सभी लोगों को जो है किसी को असुविधा ना हो। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मथुरा में होने वाले गोवर्धन मेले के लिए 100 बसें मुरादाबाद मंडल से भेजी जा रही हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी एसएस न्यूज सिटी हलचल को आरएम अतुल कुमार जैन ने दी। गोवर्धन मेले का जो मेला अवधि है 4 जुलाई से 10 जुलाई है, इसकी मुख्य मेला अवधि 7 जुलाई से 9 जुलाई है। तो इस मुख्य अवधि में 100 बसें मुरादाबाद क्षेत्र की लगाई गई हैं। तो हम लोग 6 तारीख से बसों को भेजना शुरू कर रहे हैं और वो मेला समाप्ति तक 9 तारीख तक वहाँ रहेंगे। सर इस बीच यहाँ के यात्रियों के लिए क्या सेवा की गई इसके अलावा बसों में? यहाँ के यात्रियों के लिए हम अपनी बसों के फेरे बढ़ाएंगे। जो बसें वहाँ जाने से दिक्कत आएगी, कमी होगी, तो यहाँ की स्थानीय बसों से फेरे बढ़ा के उसको पूरा किया जाएगा। हर डिपो से बसें जाएंगी आपके यहाँ? मुरादाबाद डिपो, पितरनगर डिपो से अलग अलग कितनी बसें जाएंगी? मुरादाबाद स्थानीय डिपो दोनों मिला के 60 बसें हैं। उसके बाद रामपुर, नजियाबाद, अमरोहा और बिजनौर 10-10 बसें उन सभी डिपो से जाएंगी। इस प्रकार 100 बसों का आवंटन है जो मेले के लिए संचालित किया। सोमवार को जीएसटी विभाग में जीएसटी अधिकारियों की व्यापारियों और टैक्स बार अधिवक्ताओं के साथ वार्ता की गई। जीएसटी में आने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक जीएसटी विभाग एमडीए में आयोजित की गई, जिसमें टैक्स बार के अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने व्यापार में आने वाली समस्याओं को सरकारी तंत्र के समक्ष रखा। हमारी जो आईडी है वहाँ से 15 दिन हो गया, ये लिखा हुआ रहा है कि हैव बीन रीसेंट फॉर द प्रोविजनल आईडी, रीसेंट होने के लिए गई हुई है। वो सारे लोगों का है। कल शाम को हम लोग जो हमने जीएसटी लखनऊ बात करी थी वहाँ पे पैन नंबर पे डिजिट में फर्क है। नहीं, पैन अगर पैन आपका गलत हो गया किसी लेवल में, चाहे यहाँ से भेजने में, यहाँ से सही गया है, हाँ यहाँ से सही हो गया, वहाँ पे पूरा नंबर पड़ गया, लेकिन आखिरी में डिजिट डालना भूल गया। आगे तो एरर हो गई, तो एरर तो एरर ही है। ईमेल वैसे रखा गया था, आप लोगों को कह दिया भाई बिल छपवा लीजिए, DAPN नंबर नहीं है, टिन नंबर डाल लीजिए। एकाध मामले जो हमारी रेंज से बाहर ऊपर के अधिकारियों से बात करती है उसको अलाउ किया जा सकता है, उस लेवल पे भी बात चलिए, ऐसा नहीं सर गाड़ी उल्टे हमें कह रहे आराम गाड़ी चेक हो रही है। नहीं साहब गाड़ी चेक हो गया साहब, नहीं हो रहा है। आप लोगों को नहीं साहब आप नहीं कर रहे, पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाले कराया जाता है, नेटवर्क से तो कोई चीज मैच करा दी।
व्यापार में आने वाली समस्याओं के निदान का आश्वासन जीएसटी अधिकारियों ने दिया है। मेनली जो हम लोगों को व्यापारियों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे हम लोग मैनेज करें, तो ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें सारे जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के सामने वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और उसका प्रॉपर समाधान मान रहे हैं। एक चीज़ जो हमें प्रॉब्लम मेन आ रही है कि जो लॉ हमारे सामने है, बेसिक लॉ हमारे सामने है, उसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब उस इंटरप्रिटेशन पे अगर हमें कोई ओपिनियन सीक आउट करनी है कि वाकई में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, किस रेट से लगेगा, तो उसका हमें कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल रहा है, एक लीगल प्रूफ नहीं मिल रहा है, सब मुँह ज़बानी बातें हो रही हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को फेस कर रही हैं। एक्सपोर्टर्स के केस में भी आप देख रहे हैं कि उनके कंटेनर्स रुके हुए हैं और एक्सपोर्ट शिपमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें को लेके हम लोग यहाँ पे आज एक डिस्कशन मीटिंग में क्या जीएसटी से जुड़े अधिकारी भी? हाँ, जीएसटी से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पे शामिल हैं और उन लोगों को भी हम उन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और उन लोगों का आश्वासन मिल रहा है कि वो भी आगे इस समस्याओं को लेके जाएंगे और कुछ ना कुछ प्रॉपर समाधान लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक समस्या यह है कि जो कंपनियाँ हैं 3 लोगों का उसमें पार्टनर है और एक के नाम पे, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो वहाँ पे जो हमें प्रोविजनल आईडीज़ और वो मिल रही हैं, तो उसमें पार्टनर का पैन लिंक्ड है बजाय पार्टनरशिप का, पार्टनर का पैन लिंक्ड है। ऐसी कंपनी के केस में डायरेक्टर्स का लिंक्ड है, तो जो आईडी मिल रही है वो गलत मिल रही है, तो उसकी वजह से भी सारा कारोबार पे इफेक्ट पड़ रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है कि आप अपना पुराना नंबर डाल के और उसको सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंपनी से वो डीलिंग कर रहे हैं तो कंपनीज वो मना कर रही हैं, कंपनी जीएसटी नंबर मांग रही हैं, उसके बिना वो व्यापार नहीं करने दे रही है। आज सारे एडवोकेट्स और व्यापारी मिलकर इस बात के लिए बैठे हैं कि जो जीएसटी कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसमें कहाँ क्या क्या कमियाँ आई हैं, किस लेवल पे व्यापारियों को कमी आ रही है, किस लेवल पे अधिवक्ताओं को परेशानी आ रही है जीएसटी में काम करने के लिए। तो इन सभी मुद्दों को लेके आज सारे एडवोकेट और व्यापारी मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं और क्या क्या इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और किस माध्यम से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अरे मेनली क्या प्रॉब्लम इसमें आई है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है गलत प्रोविजनल आईडी को लेकर। अधिकतर क्या हुआ है कि किसी की पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के नाम के ना आगे किसी एक पार्टनर के नाम की आईडी आ गई है, जिसकी वजह से व्यापार बहुत ठप हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना सर्कुलर जारी कर दिया है कि गलत प्रोविजनल आईडी आ गई है तो में 3 नंबर लग के काम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके एक्सपोर्टर्स का माल जा रहा है, शिपमेंट हो रहा है, तो कस्टम विभाग उस माल को रिलीज नहीं कर रहा है गलत जीएसटी नंबर की वजह से। और यही बड़े डीलर्स के साथ हो रहा है। कोई बड़ा डीलर, बड़ी कंपनी यहाँ लोकल माल देने को तैयार नहीं है अगर प्रोविजनल आईडी गलत है। इस दौरान सैयद आरिफ अली एडवोकेट, संतोष कुमार गुप्ता, AK सिंघल, विनीत जैन, दीपक अग्रवाल, राजीव कुमार, आशीष कुमार भी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को MDA स्थित CL गुप्ता आई हॉस्पिटल रोड पर भारत स्वच्छता अभियान के तहत इनरव्हील क्लब द्वारा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। आज MDA स्थित रामगंगा बिहार केसरी कुंज कॉलोनी CL गुप्ता आई हॉस्पिटल रोड पर इनरव्हील क्लब ईस्ट के द्वारा भारत स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण किया गया। स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से अंजलि गुप्ता, प्रीति सक्सेना, गीता अग्रवाल, इंदु गुप्ता, अनीता अग्रवाल, रीता ओबराय, उर्मिला अग्रवाल मौजूद रहीं। इनरव्हील संस्था इनरव्हील ईस्ट की तरफ से ये वृक्षारोपण और सफाई भारत स्वच्छ अभियान के तहत हमने रोड साइड सफाई का अभियान चलाया है। अरे कहाँ पर चलाया गया ये अभियान? ये रामगंगा बिहार में केसरी कुंज कॉलोनी CL गुप्ता इंस्टीट्यूट के चौराहे पे। तो क्या ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? हाँ जी, पूरे। दुर्गा जन कल्याण समिति की तरफ से आज सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क पर स्कूल चलो अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। दुर्गा जन कल्याण समिति की तरफ से सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। लड़कियों पर हो रहे जुल्म और मौतों को लेकर समिति द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें कहा गया है कि लड़का हो या लड़की दोनों एक समान हैं। आज के समय में लड़का माँ बाप का नाम रोशन चाहे ना करे, लेकिन लड़की माँ बाप का नाम रोशन जरूर कर रही है। आज के समय में लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पैसे मिल जाएंगे, घर चल जाएगा इससे। मार मार के सुखा दिया तुमने लौंडा, सुखा दिया। तुम्हारी तरह इसे भी हरामखोरी की आदत पड़ जाएगी, समझे? चलो चलो।
अरे भैया मैं तो जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो भाभी जी को लेके? अरे काम पे जा रहे हैं भैया, काम पे जा रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन आप इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे इसे लाला की दुकान पे बैठा के घर में आता है लड़ाई करके, बच्चों के सर फोड़ फाड़ है। मतलब लाला की दुकान पे बैठाएंगे, मतलब काम कराने ले आ रहे हो इसे? काम कराएंगे, पैसे मिलेंगे हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसे काम पे लगा रहे हैं अभी से ही, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बस मैं भी भैया काम पे जा रहा था, मैंने भी अपने बेटे को स्कूल जाने से रोक लिया। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा भाई, क्या भागेगा नहीं क्या? मजदूरी करेगा। हाँ भैया अभी से काम पे सिखाएंगे तो भैया कुछ बच्चे करेंगे तभी खाने पीने मिल पाएगा। बिल्कुल। वरना भैया पढ़ाई लिखाई में कुछ ना रखा, हमने देखे बहुत पढ़े लिखे सब इधर उधर घूम रहे हैं आराम से, मुफ्त की खाती रहते हैं। ठीक है, चलो भैया। अरे लाला की दुकान कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, तुम्हें कह रही भाग्यवान लाला की दुकान को बहुत। ये लाला जी, अरे एक काम करो भाभी जी, लाला से अच्छा से एक काम करो, इसे आप अपने साथ रख लो काम पे, वही कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। अरे लाला की दुकान पे बैठा के लाला करेगी, मुझसे 1500 रुपए दे दूंगा इस बच्चे के। मेरे पास में छोड़ दो। और तुम अपने साथ ले जाओगी, कम से कम 200 रुपए कमाएगा रोज के। वो कैसे? अरे 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 भाऊजी नमस्कार। नमस्ते बबलू भैया, नमस्ते। कैसे हो? अरे विजय भैया, और सुनाइए क्या? बेटा नमस्ते करो। अरे मनोज बाबू, ये कौन बिटिया है? ये मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया। अच्छा जी, हाँ, ये तो बड़ी जेंटलमैन बन गई। जेंटलमैन मर गई, मैंने पढ़ाया है इसको, लिखाया है इसको मेहनत से। पढ़ाया है भाई। हाँ। अरे बाबू से जाने। अरे ये बॉय तो है। अरे 500 रुपए मुझसे मांग के ले गया था, घर से कह रहा था 600 लौटाऊंगा। अरे 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 ये मनुआ। हाँ, आज पैंट वैंट पहन के मुझे दिखा रही है। अरे अच्छा ये बता तू ये पैंट कहाँ से लाया है? और तूने मुझे पिछले वाले पैसे दे पहले तो। सब दूंगा, कपड़ों को अभी सब दूंगा विजय भैया, सब दूंगा। इधर आओ पहले। हाँ बता। ये बताओ बच्चे को स्कूल जाने से क्यों रोक रहे थे तुम लोग? पैसे मिलेंगे हमें, पैसे इसके। पैसे तो पढ़ा लिखा के भी बहुत मिलेंगे और इज्जत भी मिलेगी। मिलता रहने दो, कुछ नहीं मिलता। देखो अनपढ़ों का अंगूठा ही काम आता है, पढ़े लिखों का पेन काम आता है। तुम हमारे घर में आग मत लगाओ, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भाऊजी मैं आग लगाने का काम नहीं कर रहा, मैं समाज को सुधारने की काम कर रहा हूँ। स्कूल में बच्चे को भेजना बहुत जरूरी है, चाहे बेटी हो या बेटा। आज अगर मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता मेहनत से, मजदूरी करके, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा कि मैंने तुमसे पैसा उधार लिया, लेकिन आज मैं सबके लौटा के जाऊँगा, सबके पैसे लौटा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये लो अपने पैसे। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर कि ये पढ़ लिख करके आज सरकारी नौकरी कर रही है, सरकारी स्कूल में टीचर है। अगर तुम्हारी तरह मैं भी अपने बच्चों से मजदूरी करवाता तो मैं भी तुम्हारी जैसे गमछा ओढ़ के खेतों का खुरपा लेके जाता। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया मेहनत मजदूरी से, पसीने की कमाई से। आज मेरी बेटी सरकारी नौकरी पे टीचर है, स्कूल में टीचर है सरकारी नौकरी पे। तुम लोगों पे लानत है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अरे भैया बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, बेटी हो या बेटा सबको स्कूल भेजना चाहिए। बच्चों से बाल मजदूरी करवाना गुनाह है, और ये आने वाला भविष्य, ये देश का भविष्य है। इसको पढ़ाओगे तो ये डॉक्टर और वकील बनेगा, लेकिन इसको नहीं पढ़ाओगे तो ये खुरपा लेके खेत में जाएगा। क्या मिलेगा तुम्हें बिना पढ़ा के? अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और मेरी बेटी से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? आज गर्व है मुझे अपनी डैडी पर, जो इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। अगर मेरी डैडी ने कर्जा करके उधार करके जैसे भी पढ़ाया लिखाया, मेहनत करके मजदूरी करके, आज मैं इनका सहारा बनी हूँ। ये जरूरी नहीं सिर्फ बेटा ही सहारा बन सकता है, बेटी भी सहारा बन सकती है। बेटी पढ़ेगी तभी तो बेटी बचेगी। इसीलिए आप सभी बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। मेरे डैडी ने कर्जा लिया आप लोगों से और आज आपका लौटा भी दिया। आज मेरी डैडी ने ना पढ़ाया होता तो काश कभी मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि लड़की को घर में बंद करके नहीं, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा देनी चाहिए। मैं पूनम शुक्ला दुर्गा जन कल्याण समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आज हमने जो ये नाटक किया है, एक बेटी को पढ़ाने के लिए किया है, एक बेटी को बचाने के लिए किया है। क्योंकि देश में जब तक बेटी को पढ़ाओगे नहीं तो बेटी को बचा नहीं सकते। बेटी को बचने के लिए बेटी को पढ़ना जरूरी है। इसलिए जहाँ गली मोहल्ले, शहर में, सिटी में या किसी गाँव में कहीं भी बच्चे यदि मिल जाए तो उनका हाथ पकड़ के अपने आप स्कूल तक छोड़ के आओ। ये हम इंसानियत के धर्म पर सभी को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। दुनिया किस तरीके से नीचे गिरती जा रही है, उठाने के लिए हमें बच्चों को जागरूक करना होगा, घर घर जाकर बताना होगा। ऐसे बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, जो दुकानों पर बैठे हैं,
छोटे छोटे बच्चे जो समझ नहीं सकते उनसे आज नौकरी करवाई जा रही है, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। माँ बाप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ऐसे कुछ माँ बापों को भी हमें समझाना होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं ताकि बच्चे पढ़े, अपने माँ बाप का भविष्य बन सके। इस मौके पर पूनम शुक्ला, आकांक्षा दीक्षित, बबलू, विजय, रवि, कन्हैया आदि लोग मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को लायंस क्लब नवीन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुद्धि विहार चौक पर पक्षियों के लिए दाना डाला गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पक्षियों के लिए सेवा के लिए प्रोत्साहित करना था। सोमवार की शाम लायंस क्लब मुरादाबाद नवीन की सदस्यों ने नए सत्र की शुरुआत पक्षियों को दाना डालकर की। सभी सदस्यों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर इसी प्रकार की समाज सेवा करने का निश्चय किया। सबसे पहले नई टीम को, प्रेसिडेंट लायंस सुमन कौशिक और टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य आज शुरू किया है। नए सेशन के साथ गोल चबूतरा बनवाया है और उसमें पक्षियों के लिए बहुत सारा दाना और पानी का इंतजाम किया है और इससे बहुत सारे लोग जुड़े। मैं यही चाहती हूँ और सबसे अपील भी करती हूँ बहुत लोग जुड़े और पक्षियों को दाना और पानी डालें। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षा सुमन कौशिक ने सभी उपस्थित सदस्यों को बेहतर समाज सेवा करने का संकल्प दिलाया। हमने यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए एक जगह बनाई है जो कि चौराहे के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग पक्षियों को दाना और पानी की हमने सोशल सर्विस करी है अपने लायंस क्लब नवीन के द्वारा। आज हमारा सत्र की पहली शुरुआत है, तो हमारी क्लब की प्रथम सेवा से हमने जो है सर्विस करी है। कार्यक्रम में रूबी बेदी, गीता चौधरी, अनीता सिंह, मिश्री देवी आदि उपस्थित रही। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार की शाम ईदगाह स्थित दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब के जश्न महफिल आयोजित की गई, जिसमें सुबह कुरान ख्वानी हुई और बाद में नमाज मगरिब लंगर का एहतमाम किया गया और उसके बाद नमाज ईशा कव्वाली महफिल सजी, जिसकी सदारत दरगाह के सज्जादा नशीन शिफ्ती मियां ने की। इस अवसर पर भारी संख्या में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।